गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। हम पिछले क्लास में बात किए थे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का पहला क्लास। तो उसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि रसायन विज्ञान क्या होता है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जाने थे और कुछ अध्याय पर भी हम लोग चर्चा किए थे। तो रसायन विज्ञान क्या होता है, तत्व क्या होते हैं, तत्वों की संख्या क्या होती है, प्राकृतिक तत्व क्या होते हैं, यही सब पे कर चर्चा। परमाणु क्या होते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, ये सब पे कर हम बहुत बेहतरीन से चर्चा किए थे। आवर्त का तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है ये भी पढ़े थे। सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था ये भी पढ़े थे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज एक टॉपिक है। आज कल कहाँ तक पढ़ चुके थे आवर्त वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। आज जो पढ़ेंगे डोबेराइनर के बारे में पढ़ेंगे। डोबेराइनर जो थे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डोबेराइनर त्रिक जो मेरा टॉपिक है वो है। डोबेराइनर जो थे एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। उन्होंने तत्वों का जो वर्गीकरण किए, उनका तत्वों का वर्गीकरण मतलब तीन तत्वों के समूह में बनाए गए थे। तीन तत्व के समूह क्या थे, उन्होंने आरोही क्रम में परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर आरोही क्रम में सजाने का काम किया था। तीन तत्व का एक समूह बनाया था। जब तीन तत्व का एक समूह बनाया, उसमें मजेदार बात यह थी कि जो दो समूह होते थे ना, पहला और दूसरा, उसमें क्या था, ये दोनों संख्या का औसत निकालने से इन दोनों संख्या का जो औसत होता था, उसी औसत निकालने पर इसका बीच वाले का द्रव्यमान होता था। लेकिन जब डोबेराइनर के समय मात्र 33 ही 33 तत्व थे, 33 या 35 होंगे, शायद 33 ही थे, ठीक है। 35 मतलब 33 तत्व खोज किए गए थे। चलिए अब हम थोड़ा पढ़ते हैं डोबेराइनर के त्रिक। डोबेराइनर के त्रिक पढ़ेंगे। चलिए तो डोबेराइनर के त्रिक के बारे में पहले भी बात कर चुके थे। अब वही त्रिक क्या है, अब इसको लिख लेना है कॉपी में। तो पहले हम क्या बताए, तीन तत्व वाले कुछ समूह बनाए जिन्हें त्रिक कहा गया। एक ग्रुप में, एक समूह में तीन ही तत्व को रखे। एक समूह में क्या किया, तीन तत्व को रखा गया। तीन तत्व के एक ही ग्रुप में तीन तत्वों को रखा गया। डोबेराइनर के अनुसार त्रिक को तीन तत्व उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर, किस क्रम में रखे थे, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के लगभग औसत होता है। मतलब हम जो तभी बात कर रहे थे कि एक समूह में तीन तत्व रख सकते हैं, एक तत्व, दो तत्व, तीन तत्व। ये तत्व जो होता है ना, ये और ये तत्व दोनों साइड वाले तत्व होते हैं ना, तो ये दोनों तत्व का औसत पता नहीं कैसे निकालते हैं। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, एक राशि दो राशि, इस दोनों का जोड़ देना, इस दोनों को जोड़ करके इसका औसत निकालना है। जैसे कि एक थोड़ा रत में हम औसत के लिए थोड़ा बता देते हैं। सर औसत कैसे निकालते हैं, जैसे कि मान हम बोल देंगे 2 4 6 का औसत निकालिए। 2 4 6 का औसत, तो 2 4 6 का औसत कैसे निकालते हैं, 2 + 4 + 6 राशियों का योग, 2 + 4 + 6 बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या क्या है सर, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, हो गया ना। 6 4 10 2 12 बटे 3 3 चौके 12। तो सर औसत क्या निकला, 4 निकला। तो औसत कुछ इस तरह से निकालते हैं। अब औसत निकालने में किसी कन्फ्यूजन नहीं, तो उसी तरह क्या करते थे, नाम भी थोड़ा अटपटा है। डोबेराइनर का जो था त्रिक नियम जो थे डोबेराइनर के त्रिक, उसमें क्या था, दो समूह, पहला और अंतिम
दो समूह का औसत का जितना औसत निकलता था वो क्या होता था, बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान संख्या होता था, जो हम यहाँ लिख चुके हैं। डॉबेराइनर के अनुसार त्रिक के 3 तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, बीच वाले परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के लगभग औसत होता था। अन्य दो तत्व लास्ट थे। ठीक है, उतारिए फास्ट। तो जब हम डॉबेराइनर के त्रिक पढ़ा रहे थे तो कुछ इस तरह का जिक्र किए थे ना बच्चों, कुछ इस तरह का ही जिक्र था, कुछ यही बताए थे कि इस तरह का लिखना है। तो सब लिख लिए क्या? चलिए लिख ही लिए होंगे पिछले क्लास में। अब जो हम डॉबेराइनर के कुछ त्रिक, सर ये बताइए ना तत्व किस आधार पे था, कौन से तत्व था सर? सर 3 ही तत्व, इसके समय में ना 33 तत्व थे। कितने तत्व थे? 33 तत्व थे। और 33 तत्व को जो थे ना, ये 33 तत्व में सोचने वाली बात है, 33 तत्व में मात्र ये 3 ही समूह बना पाए। समूह जो बनाए थे किस आधार पर बनाए थे? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर, वो भी कौन सा? आरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व, आरोही क्रम किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है तो बच्चा वाला क्लास जाके कर लेना तुम लोग। ठीक है, 10th में हो जी, आरोही क्रम पता होना चाहिए तुम लोग को। आरोही अवरोही, छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी, पता भी है कि नहीं जी? आरोही क्रम में छोटा से बड़ा क्यों? ठीक है ना, जिसका सबसे कम द्रव्यमान होगा वो पहले लिखाएगा, उससे बड़ा होगा वो लिखाएगा, उसके बाद वो होगा। कुछ इस तरह का होता था। ठीक है, तो क्या हम क्या बता दें, डॉबेराइनर के त्रिक जो है किस त्रिक मतलब 3 तत्व का जो समूह बनाया गया था उस पर हम करेंगे। तो 3 तत्व का जो समूह बनाया गया था, तो उस समूह को एक बार हम उस ग्रुप को दिखा देते हैं, उस फंक्शन ग्रुप को किस तरह से था। 1, 2 और 3 को दिखाते हैं। 3 समूह था, डॉबेराइनर के 3 समूह थे, 3 ग्रुप थे, जो हम पहले भी बता क्या बता रहे थे उसमें, उसे बता रहे थे ना कि 3 समूह था, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला और तीसरा जो था उस दोनों का औसत निकालेंगे तो बीच में परमाणु संख्या द्रव्यमान जो जितना बीच वाला होगा, अच्छा सर जितना बीच में होगा उसका परमाणु संख्या द्रव्यमान निकलेगा। अच्छा सर हमको द्रव्यमान क्यों निकालना है? अरे हम क्या बताए थे, डॉबेराइनर जो थे ना वो परमाणु संख्या द्रव्यमान के आधार पर आरोही क्रम में तत्वों को सजाए थे। आरोही क्रम में क्या किए थे? तत्वों को सजाए थे। तो चलिए हम लेते हैं पहले क्या है, लिथियम, Li से लिथियम, Na से सोडियम, K से पोटासियम, K से पोटासियम। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखो डॉबेराइनर का जो त्रिक था ना, हम क्या बताए थे कि ये 3 ही क्या किए थे, डॉबेराइनर जो थे ये 3 तत्व को ही मात्र उसके जमाने में ना 33 तत्व थे। लगभग कितना थे? 33 तत्व में मात्र वो क्या किए, 3 तत्व को ही सजाए, 3 तत्व को ही सजाए। वो भी किस आधार पर सजाए थे? परमाणु द्रव्यमान संख्या के आरोही क्रम के आधार पर सजाए। अच्छा सर आप एक बात ये भी बता रहे थे ना सर, परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होता है, जो इसका होता है, इसका होता है, इस दोनों का औसत निकाल के बीच वाला हो जाता है। सर तीनों का ऐसे होता है क्या?
हाँ, तीनों में क्या होता है, ऐसे होता है। जैसे कि अगर हम बता दें तुमको लिथियम का ना, लिथियम का 6.94 का परमाणु संख्या द्रव्यमान होता है। लिथियम का कितना होता है, 6.94। ये किसका है, लिथियम का परमाणु संख्या, परमाणु संख्या द्रव्यमान की, परमाणु संख्या द्रव्यमान। लिथियम का इतना। सर सोडियम का पता होना चाहिए क्या, सोडियम का भी पता होना चाहिए। हम क्या बताते हैं, सोडियम का अगर पता नहीं भी हो, सोडियम का अगर पता नहीं भी हो, हमको क्या होना चाहिए, पोटासियम का पता होना चाहिए। किसका होना चाहिए, पोटासियम का। पोटासियम में कितना है, 39.1। तो अब बताओ सोडियम का निकल जाएगा क्या, बिल्कुल निकल जाएगा सर। कैसे निकल जाएगा सर, आप ही बताए थे ना, इस दोनों का औसत निकाल देंगे, जितना होगा वो हो जाएगा। तो हम कैसे औसत निकालेंगे, 39.1 प्लस 6.94। सर ऐसे औसत निकालते हैं ना, हाँ। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी बताओ, 46.4 समथिंग होगा, 46.04 हो जाएगा, ठीक है ना, 46.04 होगा। अच्छा हम सर ये भी बताए थे ना, राशियों का योग बटे कुल राशि। इसमें कुल राशि कितना है, 1 और 2 है। इसको अगर बटे 2 कर दे तो क्या हो जाएगा, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 दिया 6, 2 दूना 4, 23.02। तो सर इसका द्रव्यमान जो है ना, परमाणु संख्या द्रव्यमान सोडियम का कितना हो जाएगा, 23.02। ठीक हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात हम थोड़ा पीरियोडिक टेबल की तरफ ले जाएंगे, दिखाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बात। जो डबेराइनर जो थे ना स्पेक्ट्रिक, ये आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना मोसले का, तो मोसले का भी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें भी क्या किया है, आज तक ये दर्शाया हुआ है। इसी परमाणु संख्या द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया है आरोही क्रम में, वो आज तक भी है, उसको वो हटा नहीं है। मतलब ये बोले कि एक ही समूह में है, लिथियम भी, सोडियम भी, पोटासियम भी क्या है, एक ही समूह में है। उसके बाद क्या है, कैल्शियम, सिट्रांशियम और बेरियम भी क्या है, एक ही समूह में है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन क्या है, ये भी एक समूह में है। प्रतीक चिन्ह सबका याद किया था ना जी, 9 से याद करवा रहे हैं, भूलना कोई मत। अगर भूल गए तो 10th में बेवजह पढ़ रहा है, क्योंकि 10th में भी कई बार हम रटवा चुके हैं और अब भी रटवा रहे हैं, तो इसलिए भूलो मत इसको। तो ये हो गया। ये सब जितना भी है ना, ये दो क्या है, अच्छा इसको थोड़ा मिटा देते हैं, क्योंकि परमाणु संख्या द्रव्यमान सोडियम का तो पता चल गया निकालने के लिए, इसको ना थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है। इस पे एक इंटरेस्टिंग बात ये बता रहे हैं, ये दो जो है ना, ये दो कौन सा है, ये धातु है, क्या है, धातु है, ठीक है। ये जो ना अधातु है, क्या है, अधातु। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, सिट्रांशियम और बेरियम जो है ना, ये धातु है। मतलब डायबेरेनर जो थे ना, वो धातु के आधार पर भी सजा दिए थे, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, ये धातु है, हम बताए भी थे, धातु क्या करता है जी, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। धातु क्या मतलब कहता है कि इलेक्ट्रॉन हमको नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन का वो त्याग करता है। क्या करता है धातु, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। लेकिन अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सर थोड़ा पीरियोडिक टेबल दिखा दीजिए ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोसले बनाए थे, मोसले के आधार पर। तो क्या उसमें जो आप बता रहे क्या ये है क्या, हाँ बिल्कुल है। अभी क्या है, बिल्कुल ये है। अभी दिखाएंगे तुमको पीरियोडिक टेबल पे, चलो थोड़ा दिखाते हैं पीरियोडिक टेबल पे। जैसे देखो क्या है, मोसले नियम आधारित पीरियोडिक टेबल है, तो क्या है, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। सर थोड़ा दिखाइए ना, आप तो तभी से बोल रहे हैं ना। देख लो, लिथियम, सोडियम और पोटासियम है ना, लिथियम, सोडियम और पोटासियम। देखो इसका परमाणु संख्या हम निकाले हैं ना, 22.99। कितना निकाले हैं, 23.02, मतलब वही उसी के आसपास निकाले हैं। और दूसरा देखो, दूसरे समूह में देखो,
कैल्शियम, सेंट्रांसियम और बेरियम है ना, दिखाई दे रहा है अच्छे से सर? और दिखाइए ना सर। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन क्या बताते हैं? अधातु है ना, इसलिए अधातु साइड हम आएंगे ना तो देख लो, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों क्या है? धातु। तो ये क्या है? मेरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। सबको दिखाई दे रहा है ना जी? ये क्या है? मेरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अगर जो इसको हम बताए थे जो याद करने के लिए, तो याद कर लो। कम से कम क्या बताए थे? 30 ठो जो है ना, 30 ठो तत्व का नाम याद कर लो परमाणु संख्या के साथ। जैसा कि अभी बता देते हैं, ये क्या है? मेरा एस ब्लॉक, एस तत्व है। ये क्या है? मेरा एस तत्व है। ये जो मेरा उठा हुआ है क्या है? पी तत्व, पी ब्लॉक बोलते हैं इसको। कौन सा ब्लॉक बोलते हैं? पी ब्लॉक बोलते हैं। इसको कौन सा ब्लॉक बोलते हैं? डी ब्लॉक बोलते हैं। और ये क्या है? एफ ब्लॉक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है पीरियोडिक टेबल। चलिए अब थोड़ा हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो क्या मजा आया ना? पीरियोडिक टेबल को भी हम दिखा दिया ना। डोबेरानर मतलब क्या है? अब भी क्या करता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी क्या करता है? कुछ ना कुछ रूल को क्या करता है? डोबेरानर का रूल को फॉलो भी करता है। सब कुछ हम बता दिए इसमें। डोबेरानर का ट्रिक यही था। अब जो हम अगला देखेंगे ना, अगला टॉपिक, वो क्या देखेंगे? इसमें कुछ कमियां भी। डोबेरानर का जो ये पीरियोडिक टेबल था, इसमें कुछ कमी भी है। जब वो कमी हम बताएंगे ना, उसका खास कमी क्या था पता है? वो क्या किए थे? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आरोही क्रम में सजाए थे। तो उसमें कुछ कमी ऐसा था। अच्छा एक मिनट, इसको बोर्ड इरेज करते हैं तब। ठीक है। चलो हम क्या बताएं? अगला टॉपिक क्या है मेरा? डोबेरानर के तरीकों की कमियां भी थी। तो यही थी डोबेरानर के त्रिक के कमियां या खामी को या दोष को। ठीक है, कमियां या खामी या दोष जो कह सकता है। मतलब ये हुआ कि उस समय ना मात्र 33 तत्व थे। कितने तत्व थे? 33 तत्व थे। डोबेरानर ने उस 33 तत्व को मात्र ऐसे 3 ही तत्व थे, मतलब 3 ही समूह बनाए और 3 ही समूह में क्या किए? वो 3 ही समूह बना और 3 तत्व को ही ज्ञात किए। बाकी तत्व कहां गए? वो जो मिले उसको करके बाकी तत्व का जगह का फिक्स नहीं किए। वो उस वक्त तक ज्ञात सभी तत्वों के त्रिकों में विभाजित नहीं किया जा सका था। मतलब त्रिक मतलब क्या होता है? 3 तत्वों में जो विभाजित किया गया था, तो जो तत्व थे उसी को किया गया था, बाकी तत्वों को त्रिक में विभाजित नहीं किया गया था। मतलब 3 के समूह में नहीं बांटा गया था। पहला खामी ये था, दोष ये था। दूसरा दोष क्या था इसका? सभी त्रिकों के नियम का पालन नहीं करते। त्रिक मतलब हम क्या बताए थे? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाने के लिए बताए थे। क्या बताए थे? परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर आरोही क्रम में। तो ऐसा सिचुएशन आया था, ऐसा समय पर आया था, ऐसा तत्व भी सामने आया कि ऐसा समूह भी आया जो कि त्रिक का नियम का पालन ही नहीं करता था। मतलब कि जो 2 तत्व को जोड़ते ना, 2 तत्व का अगर औसत निकालते फर्स्ट और लास्ट का, तो बीच वाले परमाणु संख्या द्रव्यमान नहीं मिलता था। तो ऐसा भी है। जैसा कि हम क्या बताते हैं, जैसा कि नाइट्रोजन परिवार क्या था? उदाहरण के लिए क्या था? नाइट्रोजन परिवार। नाइट्रोजन
आज भी जब हम लोग देखेंगे ना नाइट्रोजन परिवार को, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्गन था। क्या था? नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्गन। आर्गन ही था शायद, ठीक है। तो नाइट्रोजन और आर्गन का जो परमाणु द्रव्यमान संख्या था ना, परमाणु द्रव्यमान संख्या था, उस दोनों का औसत निकालने पे ना, उस दोनों का औसत निकालने पर फास्फोरस का कुछ नहीं मिलता था, फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान संख्या नहीं मिलता था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डेविड नाम हुआ बड़ा अजीब है, डेविड जो थे ना, डेविड, तो इसलिए इसमें थोड़ा चूक हो गया। तो इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं कि उसका दोष नहीं हो, चांद में भी दाग होता है, ठीक है। तो इसका दोष था तो कोई बात नहीं, बस इतना ही था, इसको उतार लो। जब हम अगला पढ़ेंगे ना, अगला टॉपिक मेरा क्या है, न्यूलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूलेट्स के समय में भी वो भी कुछ तत्व को वर्गीकृत किए थे, और न्यूलेट्स भी क्या कहते हैं, कुछ तत्व का जैसे वर्गीकृत किए थे या कुछ सजाए थे, किस आधार पर सजाए थे, उसकी कमियां क्या थी, इसके जस्ट आज के ही क्लास में अगला टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो इसको उतार लेना, ठीक है, उतारिए साथ। तो डेविनियर के बारे में लोग पढ़ लिए। डेविनियर का जो सिद्धांत था वर्गीकृत करने का, उसमें कुछ कमी भी रहा। तो अब उसके बाद जो है ना, उसमें मात्र कितना, डेविनियर में कितना था, 33 तत्व। उसके बाद रसायन जगत में एक नए वैज्ञानिक का उदय हुआ, उसका नाम है न्यूलेट्स। न्यूलेट्स क्या किया, उन्होंने आया, उन्होंने डेविनियर की वर्गीकृत करने का जो तरीका था उसे गलत ठहराया। उसने कहा कि आपने किस आधार पर वर्गीकृत किया, जो आपने परमाणु संख्या के आधार पे, क्यों परमाणु संख्या के आधार पे आरोही क्रम में आपने वर्गीकृत किया, बांटा। ये किसका कहना था, न्यूलेट्स का कहना था। और ये किए कौन थे, डेविनियर किए थे। तो न्यूलेट्स क्या किए, डेविनियर की थ्योरी को काट दिया, उन्होंने अपना नया थ्योरी लगाया। उन्होंने अपना नया थ्योरी लगाया। क्या थ्योरी लगाया? उन्होंने कहा कि हम जो वर्गीकृत करेंगे, हमारा गुणधर्म समान हो, इसको लेकर वर्गीकृत करेंगे। एक जो समान गुणधर्म वाले बना, उसको एक समूह में रखिए। बोला ठीक है। तो ये एक नया सिद्धांत लेके आए, अष्टक सिद्धांत। न्यूलेट्स कौन सा सिद्धांत लेके आए, अष्टक सिद्धांत। न्यूलेट्स का कहना था कि वर्गीकृत करने का सिद्धांत क्या होना चाहिए, अष्टक सिद्धांत। मतलब ये हुआ कि जो भी पहला तत्व होगा, जो लक्षण उसका होगा, जो लक्षण उसका होगा, जो उसका गुणधर्म होगा, जो उसका गुणधर्म होगा, वो क्या होगा, आठवें तत्व का भी होगा। जैसे कि कोई लड़का है, एक कतार में क्या किया, एक लड़का को खड़ा किया, एक लड़का को मानो यहां खड़ा कर दिया। लड़का कौन सा है, ये लड़का क्या करता है, हंसता भी बहुत ज्यादा, बोलता भी बहुत ज्यादा है, खेलता भी बहुत ज्यादा है, बदमाशी भी बहुत ज्यादा करता है, और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान भी क्या करता है, कम देता है। ये क्या होता है, पहला लड़का 1 नंबर पे। न्यूलेट्स इसी लड़का को एक डिफाइन करते हैं, लिख मत देना एग्जाम में। इसी लड़का को न्यूलेट्स कहता है कि अब जो अगला अष्टक सिद्धांत है कि 8वां जो लड़का होगा ना, उसको क्या करेंगे, ऐसा गुणधर्म वाला जो हो लड़का होगा, उसको 8वां नंबर पे रखेंगे। तो उसमें 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8 का क्या ध्यान नहीं रखा। उन्होंने कहा 7 का ध्यान नहीं रखा,
आठवां जो होगा उसका क्या होगा, गुणधर्म जो होगा समान होगा किसके तरह, पहला वाला। उसी तरह क्या किए, तत्व में किए, ये न्यूलेट्स क्या किए, तत्व में किए। हम क्या किए, संख्या में किए, न्यूलेट्स तत्व में किए। ठीक है, तो हमको फॉलो मत करना, न्यूलेट्स को ही फॉलो करना। भी हम समझाने के लिए बोले। तो बताओ न्यूलेट्स क्या किए, उनका कहना था अष्टक सिद्धांत लेके आए। हर आठवां तत्व क्या होना चाहिए, हर आठवां तत्व का गुणधर्म पहला तत्व से मिलना चाहिए। ये किसका सिद्धांत था, अष्टक का। तो हम क्या करते हैं, अब थोड़ा उसके सिद्धांत को लिखते हैं। उसमें कुछ कमी भी रही है, ऐसा नहीं कि न्यूलेट्स में सॉरी डायबेरेनियर में कुछ कमी रहा और न्यूलेट्स में क्या होगा, कमी नहीं रहा। न्यूलेट्स में भी कमी रहा, उसके कमी की भी बात करें। तो पहले उसका सिद्धांत हम देख लेते हैं, अष्टक सिद्धांत। अष्टक सिद्धांत में पता है एक संगीत धुन भी है। संगीत धुन क्या है, संगीत धुन से तुलना क्या है, संगीत का धुन क्या होता है, सारे ग म प ध नि सा। मतलब क्या है, पहला जो है ना सा है, क्या है, सा। उसके बाद क्या है, सा एक नंबर पहला पे आता है, रे ग म प ध नि सा। आठवां पे भी सा आ रहा है। जहां से शुरू किए अंत वहीं से किए, जहां से क्या किए, शुरू किए अंत भी कहा किए वहीं किए। ये कौन कहता है, न्यूलेट्स का सिद्धांत कहता है। कौन सा सिद्धांत, अष्टक सिद्धांत। अष्टक मतलब 8 होता है। ठीक है, तो उसके बारे में तो क्या करेंगे आप, न्यूलेट का अष्टक सिद्धांत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, न्यूलेट का अष्टक, न्यूलेट का अष्टक जो हम तभी बता रहे थे वही हम लिख दिए, उससे ज़्यादा कुछ किए नहीं ताकि तुम लोग को लिखने में और भी आसानी हो। न्यूटन का अष्टक सिद्धांत में क्या बताया, इस सिद्धांत के अनुसार यदि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। जो पहला तत्व में गुणधर्म है वो क्या होगा, आठवां तत्व में वही गुणधर्म होगा। यही तो अष्टक का सिद्धांत कहता है। एक जो होगा 8 वही होगा। एक कहेगा सर एक का गुणधर्म क्या है सर, एक दारू पीता है ना, 8वां नंबर दारू भी पीता है। एक नंबर पढ़ता है ना तो 8वां नंबर का पदार्थ पढ़ेगा ही। बात समझ रहा है। तो ये कौन बोला है, न्यूलेट का अष्टक सिद्धांत का है। ठीक है, दूसरा क्या है, न्यूलेट ने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की। संगीत का अष्टक मतलब वही सा रे ग म प ध नि सा, तो वही अष्टक सिद्धांत। संगीत वही होता है ना, सा रे ग म प ध नि सा, तो वही क्या कहते हैं, इसीलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। संगीत के धुन का ताल को देखते हुए इसीलिए इसको क्या बोला, अष्टक का सिद्धांत बोला। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक। उदाहरण भी कुछ लिख दिया, जैसे कि सोडियम। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। सोडियम क्या, लिथियम के बाद क्या आता है, सोडियम। लेकिन क्या, लिथियम के 8वें तत्व के बाद सोडियम है। पहले लिथियम उसके बाद क्या, सोडियम। दोनों का गुणधर्म क्या, समान है। इसी तरह क्या है, बेरिलियम और मैग्नीशियम। इसी तरह क्या है, बेरिलियम में लिखे हुए बेरिलियम और मैग्नीशियम भी समान है। किसके तरह, सोडियम और लिथियम की तरह ही। कोई दिक्कत यहाँ तक कंफ्यूजन है क्या? अगर हम फिर से बता रहे हैं, अगर कोई किसी को वीडियो में परेशानी हो रहा है या देखने में प्रॉब्लम हो रहा है या समझ नहीं आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हम अगर बोर्ड में बता रहे हैं तो आके फ्रंट में नहीं बताएंगे। ठीक है, अगर किसी को भी हम इतना कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग को लिखने तक में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड पे आके खुद से लिख दे रहे हैं जितना भी है। तो अब तुम लोग को सिर्फ करना क्या, जाके घर में बैठ के पढ़ना है। तो पढ़ेंगे, घर में तो बैठ के हम पढ़ नहीं सकते हैं। जितना बाहरी जितना भी मेहनत हम कर दे रहे हैं, बाकी पढ़ना तुम लोग को है। तो न्यूटन का अष्टक सिद्धांत हो गया, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है ना। तो इसके बाद हम देखेंगे, सर आप तो बोले चांद में भी दाग होता है, इसमें भी कमियां होंगी ना सर कुछ।
हाँ जी, कमी तो जरूर होगा। इसका कमी को क्या करेंगे, इसके बाद का बताएंगे। इसका कमी यही था ना। चलो अच्छा, पहले ये लिख लो तब कमी बताते हैं। ठीक है, लिखो। चलो, किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है किसी को तो बता दो। अब क्या पढ़ेंगे, अष्टक सिद्धांत की कुछ कमियां। अच्छा सर, जब ये न्यूलेट्स तत्वों का वर्गीकृत कर रहे थे तब बताइए ना कि उसमें कितने तत्व थे। पहले तो सर 33 थे जब डेबेरायनर कर रहे थे। अब सर न्यूलेट्स में कितना था, न्यूलेट्स में 56 तत्व आ चुके थे, 56 तत्व आ चुके थे। तो उसे 56 तत्व, न्यूलेट्स में कितना था, 56 तत्व। इसमें कमी क्या था पता है आपको? इसका ये कमी था कि यह सिद्धांत जो है ना, अष्टक का सिद्धांत कैल्शियम तक ही लागू होता था, उससे ज्यादा नहीं होता था। कहां तक लागू होता था? कैल्शियम तक ही होता था। न्यूलेट्स की यह कल्पना थी कि न्यूलेट्स का जो कल्पना था, वो जो सोचता था, ओवर कॉन्फिडेंस थे। क्या थे? बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस थे कि उनका ये कहना था, आगे पीछे सोचे नहीं, कुछ भी बक दिए। वो क्या बक दिए पता है? उन्होंने कह दिए कि दुनिया में जो है ना, अब 56 ही तत्व मिलेंगे, उससे ज्यादा तत्व नहीं। 56 से ज्यादा तत्व संसार में कभी आ नहीं सकता है। अगर वो थोड़ी सी पीछे वाली बात जाकर सोचते ना कि पहले 33 था तो 56 आ गया, पहले कितना था? 33 था। तो न्यूलेट्स के समय कितना तत्व का ज्ञात हुआ? 56 तत्व का। तो न्यूलेट्स को इस बात थोड़ा सोचना चाहिए था कि जब 33 था 56 हो गया, बाकी और भी तत्व जो हमको नहीं मिला। न्यूलेट्स इस बात का जिक्र नहीं किया। न्यूलेट्स सीधा क्या कह दिए, अब दुनिया में 56 तत्व ही है, उससे ज्यादा नहीं हुआ। तो न्यूलेट ओवर कॉन्फिडेंस थे। तो उसका एक ये भी बुराई आता है कि वो क्या थे? ओवर कॉन्फिडेंस थे। आगे क्या है? आयरन को कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा गया। आयरन को जो है कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा गया। पता है क्यों? ताकि गुणधर्म क्या हो जाए? समान हो जाए। लेकिन इस पे भी है, जब गुणधर्म समान है तो उसको अलग क्यों रखा गया? सवाल ये भी आता है। आयरन और कोबाल्ट, हाइड्रोजन की स्थिति क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन की स्थिति में क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ रासायनिक दृष्टि से न्यायसंगत नहीं थी। सर थोड़ा लिख दीजिए ना उसके बाद। अच्छा ठीक है, लिख देते हैं, बाकी कर लेना। अष्टक के सिद्धांत की कमी, अष्टक के सिद्धांत की कमी, उसका जो कमी था ना, वो हम क्या बताएं? यह सिद्धांत यह सिद्धांत चलो, तो तत्वों का आवर्त मतलब अष्टक के सिद्धांत की कुछ कमी भी थी। अष्टक के सिद्धांत की कुछ कमी भी थी। तो सर क्या कमी थी? देख लो यार, यह सिद्धांत कैल्शियम तक ही लागू होता था। यह सिद्धांत कहां तक लागू होता था? कैल्शियम तक। कैल्शियम के आगे भी तत्व थे। तो भाई जब आप कैल्शियम तक ही क्यों लागू करेंगे? ये तो मनमानी हुई ना। कैल्शियम तक ही लागू क्यों होगा जी? कि कैल्शियम के आगे भी तो और कुछ तत्व है ना, तो ये कैल्शियम तक ही लागू होता था। अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व के लिए लागू नहीं होता था। जिसका द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान अधिक होता था
तो उसको ये क्या करता था, स्टैक का सिद्धांत छाड़ देता था। अधिक परमाणु द्रव्यमान, ये इनका कहना था कि अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला क्या होना चाहिए, अलग रखो। पहले कम परमाणु द्रव्यमान वाले और जिनका गुण धर्म समान हो वो हम लेंगे। तो अब बताओ, सवाल तो यहाँ खड़ा होता है, अधिक परमाणु वाला है, अगर गुण धर्म समान है तो आप क्यों नहीं लेंगे? तो ये नहीं लेते थे जो इसका कमी है। न्यूटन ने यह कल्पना की थी कि संसार में केवल 56 ही तत्व हैं तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। अब बताओ, न्यूटन ने इस बात को अगर सोच लेता कि मेरे से पहले 33 तत्व थे, अगर वो इस बात का जिक्र कर दे कि डे ब्रायनर के समय में 33 तत्व थे और अभी क्या है 56 तत्व, तो ये इस बात को नहीं सोचे कि 56 तत्व अभी है तो आगे बढ़ सकता है। अगर वो सोच लेते तो बताओ ये इस बात को कभी बोलते? अगर ये बोल देते, ये क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस है। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबेगा। मैट्रिक का एग्जाम है ना अभी जी, अब मैट्रिक का बच्चा कहेगा दो क्या पढ़ेंगे, पास करेंगे, तो पास तो कर भी जाएगा, तो लेकिन क्या होगा, ओवर कॉन्फिडेंस है, मार भी खा सकता है, फाइल भी हो सकता है। इसलिए क्या है, पढ़ो लिखो भी बैठे। तो न्यूटन ने यह कल्पना की थी कि संसार में केवल 56 ही तत्व तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। अब बताओ, न्यूटन ने अपने मन से यह कैसे कर दिया भविष्य में कोई तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कई तत्व पाए गए जिनके गुण धर्म अष्टक के सिद्धांत में मेल नहीं खाते। जब ये अष्टक सिद्धांत बनाए ना, देखो यहां सोचो जरा, जब ये अष्टक के सिद्धांत का नियम दिए, मतलब गुण धर्म जो पहला तत्व का होगा वही 8वां तत्व का होगा, तो ये कहे, ये क्या किए 56 तत्व का, तो क्या किए, जोर जबरदस्ती घुसा दिए कहीं कहीं। तो ये कभी सोचे नहीं कि ये जो गुण धर्म समान दे रहे हैं, बाकी और भी तो कुछ तत्व आ सकता है जिसका गुण धर्म समान हो, तो वहां रखेंगे कहाँ? इन्होंने इस बात का नहीं सोचा। उन्होंने क्या कहा कि अब कोई 56 तत्व के बाद कोई तत्व इस दुनिया में आ ही नहीं सकता है। लेकिन बाद में बहुत सारे तत्व आए, और तत्व ऐसा सब आए कि अष्टक सिद्धांत जो था उसको फेल करवा दिया। अष्टक सिद्धांत से ये मेल खाएंगे पूरी तरह करके। आयरन को कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा गया जबकि उसके गुणधर्म समान थे। अब बताओ सर, कोई सवाल तो कोई भी करेगा ना, सवाल कोई भी करेगा। हम बोलेंगे, हम जब विद्यार्थियों को पढ़ाते तो क्या बोलते हैं, नवोदय की तैयारी करने वाले छात्र इस कक्षा में बैठेंगे। नवोदय की तैयारी करने वाले छात्र क्या करेंगे, इस कक्षा में बैठेंगे। अगर छात्र इस कक्षा में बैठेंगे तो अर्थ क्या है, बोल देंगे इंटर वाले जो आर्ट्स और कॉमर्स के छात्र उस कक्षा में बैठेंगे, मैट्रिक वाले छात्र इस कक्षा में बैठेंगे। गार्जियन को तो यही बोलेंगे ना, सबके कक्षा अलग अलग है। अब बताओ, इंटर वाले बच्चों के साथ हम नवोदय वाले बच्चों को अगर पढ़ाना ही लगे तो क्या होगा? नवोदय और इंटर तो अलग अलग कंपटीशन लेवल है, नवोदय क्या कंपटीशन लेवल है। तो बच्चे क्या करेंगे, घर में जाके शिकायत करेंगे, पापा सर में कमी क्या है ना, सर तो पढ़ाते ठीक ठाक है, अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन सर में सर कमी क्या है ना, वो ना इंटर वाले बच्चों के साथ ही नवोदय वालों को बैठा देते हैं, जो क्या होता है सिलेबस बिल्कुल मैच नहीं खाता है। तो गार्जियन हमसे सवाल करेंगे ना, सर नवोदय का तो नवोदय वाले कक्षा में रखिए, इंटर वाले कक्षा में क्यों रखते हैं? तो हमको क्या करना है, नवोदय को नवोदय वालों के साथ ही बैठाना पड़ेगा, इंटर को इंटर वालों के साथ ही बैठाना पड़ेगा। लेकिन ये देखो ना, अष्टक के सिद्धांत की कमियां जो न्यूटन कहे थे ना, जो बात ये कहे उस बातों पर ये खुद नहीं उतर पाए। न्यूटन क्या कहते हैं, आयरन को कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा गया जबकि उसके गुणधर्म समान थे। आयरन और कोबाल्ट का गुणधर्म समान था ना जी, आयरन और कोबाल्ट का गुणधर्म क्या समान है। अब तुम बताओ, आयरन और कोबाल्ट का गुणधर्म अगर समान है तो उसको दूर क्यों रखा गया, एक साथ ही क्यों नहीं जमाया गया? तो इसमें ये कमी था, इसमें क्या था, ये कमी था, जो बाद में इसको क्या किया गया था, फिर भी आए, फिर साइंटिस्ट सब आए, फिर भी क्या किया, इसको काटे। इसके और भी क्या है, कमियां हैं, इसके और भी क्या है, कमियां हैं, जो अभी क्या करेंगे और लिखेंगे हम।
अच्छा, अब कुछ और भी क्या है गुणधर्म, सॉरी, हाँ अब और कुछ और कमियां बता रहे थे ना, और कुछ कमियां हैं, और दो तीन कमियां हैं जो हम क्या करते हैं लिख देते हैं, एक दो कमी क्या करते हैं लिख देते हैं। बताओ इतने क्या है अष्टक सिद्धांत की कमियां हैं। हाइड्रोजन की स्थिति क्लोरीन व फ्लोरीन के साथ रासायनिक दृष्टि से नियतसंगत नहीं थी। हाइड्रोजन की स्थिति क्या थी, हाइड्रोजन की स्थिति क्लोरीन व फ्लोरीन के साथ रासायनिक दृष्टि से नियतसंगत नहीं था, फिर भी लेकिन क्या जबरदस्ती दिला रहा था हाइड्रोजन क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ, लेकिन बाद में क्या था ये नियतसंगत नहीं थी। नोबल गैस की खोज के बाद अष्टक का सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया। नोबल गैस जब खोजा गया, नोबल गैस बाद में खोजा गया जब मेंडलीफ आए थे, उन्होंने नोबल गैस का खोजा, जो बाद में जब देखिए बाएं साइड में, ठीक है ना, बाएं साइड में क्या होता है जिसको जीरो से प्रदर्शित किया जाता है वही है नोबल गैस, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है, बाएं साइड जो जीरो वाले टर्म है उसको ये क्या है नोबल गैस कि जब भी नोबल गैस खोजा गया ना, जब नोबल गैस खोजा गया अष्टक का सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया, मतलब गलत साबित होने लगा। अब गुणधर्म इनका जो है मतलब ऐसा कहो केमिस्ट्री के जगत में ये कुछ अच्छे की है, मतलब हाँ सही है, मतलब ऐसा समझ लो ना कि न्यूलेट जो थे ना जब आए ना तो समान गुणधर्म वाले को एक साथ रखे तो सही है, चलिए भाई उसके गुण का तो पता चला, लेकिन ये जो इधर मनमानी करना शुरू कर दिया ना कि अब 56 तत्व के अलावा दुनिया में कोई तत्व ही नहीं है। नोबल गैस की खोज जब भी नोबल गैस खोजा गया अष्टक का सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया, फेल हो गया। हाइड्रोजन का स्थिति क्लोरीन और फ्लोरीन को जबरदस्ती ठूस रहा था हाइड्रोजन के साथ। अब बताओ ऐसा कुछ होगा क्या? अगर मेरे पास न्यूलेट्स का आवर्त थी प्रेडिक्टेबल नहीं है, अगर रहता ना तो दिखाते कि उसमें हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ कैसे दे रहा था। डोबेरेनर का भी दिखाते, डोबेरेनर का तो फिलहाल का थोड़ा बहुत बना भी दिए, लेकिन इनका तो स्थिति बहुत अलग था। इनका जो बनाया गया था ना न्यूलेट्स का प्रेडिक्टेबल, अरे क्या इन्होंने क्या किया था, अगर गुणधर्म समान गुणधर्म वाले अगर एक साथ नहीं आ रहे हैं ना तो एक में क्या करते थे डबल तत्व को रख देते थे। बताओ एक में आप डबल तत्व को क्यों रखेंगे, सवाल तो यहां भी आता है। न्यूलेट्स ने अपनी सारणी में दो तत्व को भी एक साथ रख दिया। जब भी सारणी बनाता था ना तो क्या करता था, दो तत्व को रख देता था। यह एक तत्व का जगह ऐसे दो तत्व घुसा देता था। क्यों घुसाइएगा भाई दो तत्व क्यों? लेकिन न्यूलेट्स क्या करता था, दो तत्व घुसा और कुछ असमान तत्व को भी को एक स्थान में रख दिया, जो मतलब उसके समान में गुणधर्म में समान नहीं मिलता तो उसको एक साइड रख देता था। उदाहरण देखो, कोबाल्ट तथा निकेल को एक साथ रखा, कोबाल्ट और निकेल को क्या किया एक साथ रखा। अब बताओ एक ही घर में कोबाल्ट और निकेल कैसे रहेगा, कोबाल्ट और निकेल कैसे रहेगा, लेकिन ठूस दिया वह इनको फ्लोरीन और एक साथ रखा हुआ, इनको फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन के स्तंभ में रखा। क्लोरीन फ्लोरीन और ब्रोमीन के स्तंभ में रख दिया। स्तंभ मतलब ये दूंगा जिसमें क्लोरीन है फ्लोरीन है ब्रोमीन है, उसी में क्या कर दिया दो दो तत्व को रख दिया। किसको? कोबाल्ट और निकेल को रख दिया, जबकि इनके गुणधर्म फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन से अलग है। अब बताओ सर आप ही ने बताया, मतलब न्यूलेट्स ने, कि समान गुणधर्म वाले अष्टक नियम का सिद्धांत करेंगे 8 नियम के बाद। लेकिन सर आप बताएं जब समान गुणधर्म है तो 21 में कैसे है? 8वां के बाद आना चाहिए ना, जो पहला है तो 8वां का गुणधर्म समान होना चाहिए। न्यूलेट्स तो यही ना बता रहे थे हम लोग को थ्योरी, लेकिन न्यूलेट्स ने ऐसा क्या कर दिया जो बताओ फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन के स्तंभ में रख दिया, कोबाल्ट और निकेल को रख दिया, जबकि इनके गुणधर्म फ्लोरीन ब्रोमीन और क्रोमीन से अलग है।
सवाल ये भी आता है। तो मतलब कुछ ना कुछ जैसा कि कमी रहा है, इनमें ऐसा नहीं है कमी नहीं रहा, ठीक है। चलो मिटाने वाला भी सही है। मंटू सर को मेरी तरफ से धन्यवाद बोलना, बहुत हेल्प किया है ये, ठीक है। बोल दे रहा मंटू सर को धन्यवाद बोलना मेरी तरफ से, और ब्राइट फ्यूचर क्लासेस के सारे मेंबर फैकल्टी स्टूडेंट की तरफ से धन्यवाद। मंटू सर लाए भी तो बहुत छोटा खोज के लाए, बोर्ड मिटाने में लेकिन बहुत सहूलियत हो रहा है, ठीक है। तो क्या इसमें बताओ, अगर हम पहले भी बता दें किसी को कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, समस्या है, तो क्लास में अगर आए तो क्लास में भी पूछ सकता है। अगर कोई यूट्यूब पे देख रहा है तो वहां भी आके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। अगर बाकी भी ज्यादा से ज्यादा समस्या है तो हम क्या बताएं, ये मेरा नंबर है, फोन नंबर 79 035 93 776, व्हाट्सएप है, नंबर है, कॉल है, व्हाट्सएप है, जो है सब कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी स्टूडेंट है 10th में पढ़ रहे हैं या 10th में गए हैं या मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं, तो अगर किसी भी तरह का अगर उसको हेल्प चाहिए तो हम लोग और जितने भी ब्राइट फ्यूचर क्लासेस के टीचर्स हैं, मेंबर हैं, तो छोड़ दो, मेंबर हैं, तो उसके सभी मेंबर उस विद्यार्थियों के आगे के लिए खड़े हैं। हर यथासंभव कोशिश करेंगे कि समस्याओं का समाधान कर दे। तो जितने भी बच्चे हैं वो जल्द ही जुड़िए ब्राइट फ्यूचर क्लासेस की तरफ से। ब्राइट फ्यूचर क्लासेस आप सबों का स्वागत करती है। बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। जो भी दिक्कत हो पूछना आना, लेकिन जो भी है इसको एक बार उतार दो, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, चलो जो दिखाई दे रहा है कर लो। कल जो हम पढ़ाएंगे ना, तो कल मैंड्रिलिप्स के बारे में पढ़ेंगे। कल तो और भी मजा आने वाला है। मैंड्रिलिप्स के बारे में जब पढ़ेंगे ना, क्या मस्त आदमी थे। तो क्या चले, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, ठीक है बच्चों। लेकिन जो भी वीडियो है, जितना भी लिखते हैं बोर्ड पे, तुम लोग के लिए लिखते हैं, वीडियो को पॉज करो, रोको, लिखो, तब आगे बढ़ो। बिना लिखे हुए मत जाना। और फेयर कॉपी सब